हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पैरागॉन क्लासेस। क्लास 12th के यूनिट फर्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम ऑलरेडी शुरू कर चुके थे चैप्टर का नाम गॉस थ्योरम। लेकिन आपको थ्योरम नहीं पढ़ाई थी पहले, थ्योरम आज पढ़ाई जाएगी। उससे पहले आपको एरिया वेक्टर क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैसे फाइंड आउट करते हैं, स्केलर वेक्टर होता है क्या होता है वो, और उसकी एसआई यूनिट यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में सारी जानकारी दी गई। क्योंकि गॉस थ्योरम पढ़ने के लिए आपको ये जानकारी होना जरूरी है। अब आज हम बच्चों को गॉस थ्योरम क्या होती है वो पढ़ाएंगे और उसका प्रूफ भी। ये क्वेश्चन इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है बोर्ड के एग्जाम के लिए, स्टेट एंड प्रूव गॉस थ्योरम। जब भी कोई थ्योरम मैथ्स या फिजिक्स में आपको पढ़ाई जाती है तो थ्योरम का स्टेटमेंट और प्रूफ एग्जाम में करने के लिए काफी बार आता है। 3 मार्क्स क्वेश्चन में आ सकता है आज का ये पूरा टॉपिक। तो चलते हैं अपने गॉस थ्योरम पर। ये हम पहुंच गए हैं अपने गॉस थ्योरम पर। लेकिन गॉस थ्योरम पढ़ने से पहले, इस थ्योरम के बारे में जानकारी लेने से पहले हम आपको एक बेसिक फंडामेंटल फैक्ट बताते हैं जो हर थ्योरम पर एप्लीकेबल होता है। आप आज के बाद कोई भी थ्योरम पढ़ेंगे या आज से पहले कोई भी थ्योरम पढ़ चुके हों, इन पॉइंट्स को जरूर नोटिस करें। सबसे पहली बात, जो फर्स्ट पॉइंट है वो ये कि थ्योरम किसी चीज को फाइंड आउट करने का एक इजी वे बताती है। उससे पहले उस चीज को फाइंड आउट करने का थोड़ा डिफिकल्ट वे लोगों को पता होता है, लेकिन थ्योरम उस चीज को फाइंड आउट करने का थोड़ा इजी वे बता देती है। हमेशा याद रखना। मैं एक एग्जांपल बताता हूं। जब तक पाइथागोरस थ्योरम नहीं बनी थी, पाइथागोरस थ्योरम की खोज नहीं की गई थी, तब तक अगर किसी इंसान को एक राइट एंगल ट्रायंगल की 2 साइड्स गिवन होती थी और उसे उस राइट एंगल ट्रायंगल की 3rd साइड फाइंड आउट करनी होती थी, तो उसे बकायदा ये राइट एंगल ट्रायंगल ऐसे बनाना पड़ता था। और ये राइट एंगल ट्रायंगल की 2 साइड ऐसे बनाने के बाद ये 3rd साइड मेजर करनी पड़ती थी। बिना बनाए ये राइट एंगल ट्रायंगल की 3rd साइड फाइंड आउट नहीं की जा सकती थी, और बना के उसे मेजर करना पड़ता था किसी इंच टेप से, किसी स्केल से या मीटर रॉड वगैरह कुछ भी। लेकिन पाइथागोरस थ्योरम बनने के बाद ये ट्रायंगल बनाने की जरूरत ही नहीं है। आपको ये ट्रायंगल बनाए बिना भी अगर सिंपली ओरली बता दिया जाए कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका परपेंडिकुलर इतना है, बेस इतना है, उसकी 3rd साइड यानी हाइपोटेन्यूज मालूम करो, तो आप ट्रायंगल नहीं बनाओगे, आप सीधा एक फॉर्मूला लिखोगे। मैं ये एग्जांपल और बहुत सारी थ्योरम के एग्जांपल में दे सकता हूँ। सब थ्योरम में ये लॉजिक काम करेगा, लेकिन मैं ये एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ कि इसके लिए बारे में बच्चा कोई ये कह नहीं सकता कि मैंने ये पढ़ा नहीं है, क्योंकि ये तो बहुत छोटी क्लास में पढ़ा दिया जाता है। तो दुनिया की हर थ्योरम पे ये चीज एप्लीकेबल होती है कि वो थ्योरम कोई चीज को फाइंड आउट करने के लिए बनी होती है। जैसे पाइथागोरस थ्योरम ट्रायंगल की साइड को फाइंड आउट करने के लिए बनी है, ऐसी हर थ्योरम कुछ ना कुछ फाइंड आउट करने के लिए बनी होगी। और उस थ्योरम के बनने से पहले वो चीज फाइंड आउट करने का आसान तरीका नहीं था, इसीलिए थ्योरम उस चीज का आसान तरीका बताती है। अब इस थ्योरम ने, ये जो लाइन मैंने लिखी है, इसने आसान क्या कर दिया कि आपको ट्रायंगल नहीं बनाना, आपको मेजर नहीं करना, आपको सीधा ये लाइन लिखनी है और इसमें वैल्यू डाल के सॉल्व कर लेना, तो आपका काम आसान हो गया पहले से। तो पहला पॉइंट क्या है दुनिया की हर थ्योरम पर एप्लीकेबल, कि वो थ्योरम कोई क्वांटिटी फाइंड आउट करती है आसान तरीके से। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, हर थ्योरम एक स्पेशल कंडीशन में ही लागू होती है, स्पेशल केस में। यहां वो केस कैसे है, आपको इस थ्योरम से सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में ही जानकारी मिल सकती है, वो स्पेशल केस है। आप दुनिया के और किसी ट्रायंगल के ऊपर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई नहीं कर सकते।
हर थ्योरम में ये सेकंड पॉइंट भी होता है जो कि गॉस थ्योरम में भी होगा। मैं आपको अभी बताऊंगा कि ये दोनों पॉइंट गॉस थ्योरम में कैसे एप्लीकेबल हैं। और अगर बच्चों को कोई और थ्योरम याद हो, पढ़ी हो, रिकॉल कर सके, तो आप नोटिस करना कि ये दो लॉजिक जो मैंने बताए हैं ये उस थ्योरम पर भी एप्लीकेबल होंगे, दुनिया की हर थ्योरम पर एप्लीकेबल होते हैं। तो पहले पाइथागोरस का याद कर लें, ध्यान रख लें कि पाइथागोरस थ्योरम में पहला पॉइंट क्या है कि वो थ्योरम ट्राइंगल की साइड को फाइंड आउट करने का आसान तरीका बताती है, जो कि पहले मेजर करना पड़ता था, बनाना पड़ता था। और दूसरा, पाइथागोरस थ्योरम एक स्पेशल केस में ही एप्लीकेबल होती है कि ट्राइंगल, कंडीशन है कि राइट एंगल ट्राइंगल ही होना चाहिए। अब हम यही दोनों लॉजिक इस थ्योरम के बारे में आपको बताते हैं। पहला पॉइंट आपको जानना चाहिए कि जैसे पाइथागोरस थ्योरम ट्राइंगल की साइड फाइंड आउट करने के लिए बनी है, गॉस थ्योरम क्या चीज फाइंड आउट करने के लिए बनी है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट करने के लिए बनी है गॉस थ्योरम। अगर ये चीज आप लॉजिक समझ लोगे तो थ्योरम भी समझना बहुत इजी हो जाएगा। अब बच्चे बोलेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो आपने पहले भी फाइंड आउट कर लिया है, इससे पिछले लेक्चर में हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स ही फाइंड आउट किया है, और वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट करने के लिए आपको इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करना पड़ता था, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड, एरिया वेक्टर और कॉस थीटा। थीटा एंगल होता था इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन और एरिया वेक्टर के डायरेक्शन में, और एरिया वेक्टर हमेशा सरफेस के नॉर्मल होता था। ये सारी कहानी हम पढ़ चुके हैं। गॉस थ्योरम भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स ही फाइंड आउट करने के लिए बनी है, जो पहले ऐसे किया जाता था। अब गॉस थ्योरम इस इलेक्ट्रिक फ्लक्स को जो ऐसे फाइंड आउट किया जा रहा था उसे आसान तरीके से फाइंड आउट करवा देगी एक लाइन में। कैसे करवाएगी अभी बताते हैं। तो पहला पॉइंट यहाँ पर हो गया कि पहले आप यहाँ मेजर वेजर करते थे, अब आप एक लाइन में आसान तरीके से कर लेते हो। इलेक्ट्रिक, यहाँ गॉस थ्योरम साइड, ट्राइंगल की साइड के बजाय इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट करेगी, जो आप पहले ऐसे ऐसे करते थे अब आप एक लाइन में आसान तरीके से कर लो। तो पहले आसान तरीके से कैसे करते हैं वही बता देते हैं। चलो, थ्योरम कहती है इट स्टेट्स दैट द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस enclosing a charge is equal to 1 by epsilon naught times the magnitude of the charge enclosed। क्या है इस लाइन का मीनिंग? लाइन का मीनिंग ये है कि अगर आपके पास कोई सरफेस है, जैसे मैंने एक स्फेयर बना दिया और स्फेयर के अंदर चार्ज यहां रख दिया, तो जैसे ही हम ये चार्ज रखेंगे, इस चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस सरफेस पर टकराएंगी और वही इसका फ्लक्स होगा। अब अगर आपको इस स्फेरिकल सरफेस का फ्लक्स फाइंड आउट करना है, फ्लक्स क्या होता है मैंने बताया था डेफिनेशन, इट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इंसिडेंट ऑन द सरफेस नॉर्मली। लेकिन पहले आप उसे फाइंड आउट करने के लिए ये सब काम करते थे। पहले आप इस सरफेस पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो उसको पता होना चाहिए, फिर इस सरफेस का एरिया वेक्टर पता होना चाहिए और उनके बीच का एंगल भी पता होना चाहिए, और फिर ये फॉर्मूला आप अप्लाई करते थे। गॉस थ्योरम कह रही है कि अब आपको ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, थ्योरम यूज करो तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमेशा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होगा। ना इलेक्ट्रिक फील्ड पता करने की जरूरत, ना एरिया वेक्टर, ना एंगल। सीधा फ्लक्स निकालने के लिए ये फॉर्मूला इस्तेमाल करने के बजाय जो चार्ज अंदर बंद है ना वो लिखो ऊपर और डिनोमिनेटर में लिखो एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन नॉट एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस होती है, जिसकी वैल्यू 8.854 इंटू 10⁻⁻12 होती है हमेशा। वो नीचे यहाँ रखो, चार्ज की वैल्यू यहाँ रखो, 10, 20, 50 जो भी कूलम है, फ्लक्स आ गया सीधा सीधा। तो आसान हो गया निकालना फ्लक्स।
यही थ्योरम कहती है। इट स्टेट्स दैट द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस एनक्लोजिंग अ चार्ज इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स, ऐसे लिखते हैं पहले 1/ε0 टाइम्स, टाइम्स का मतलब मल्टीप्लाई, द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज एनक्लोज्ड। तो थ्योरम की लैंग्वेज के मुताबिक किसी भी सरफेस का फ्लक्स, और फ्लक्स क्या होता है, उस सरफेस पर टकराने वाली इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो नॉर्मली टकराती है, वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल होगा 1/ε0 टाइम्स, यानी टाइम्स मतलब गुना, 1/ε0 गुना यानी टाइम्स चार्ज एनक्लोज्ड के। अब Q और 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाता है। तो पहला पॉइंट आपका क्लियर होना चाहिए कि गॉस थ्योरम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को आसान तरीके से निकाल देती है, ना इलेक्ट्रिक फील्ड की जरूरत, ना एरिया की जरूरत, ना एंगल की, सीधा चार्ज अपॉन ε0। लेकिन एक पॉइंट नोटिस कर लें, ये वाला, इस पॉइंट को मैंने अंडरलाइन कर दिया है। जैसे पाइथागोरस थ्योरम सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल पर ही एप्लीकेबल होती है, आसान कर रही है काम, लेकिन हर ट्राइंगल के लिए नहीं, राइट एंगल ट्राइंगल के लिए। गॉस थ्योरम सिर्फ उन्हीं सरफेसेस का फ्लक्स फाइंड आउट कर सकती है, या गॉस थ्योरम से सिर्फ उन्हीं सरफेसेस का फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट किया जा सकता है जो क्लोज्ड सरफेस हों और जिनके अंदर चार्ज बंद हो। जैसे कि ये स्फेयर, या स्फेयर के बजाय आपके पास कोई क्यूब हो, क्यूबॉइड हो, कोई भी ऐसा सरफेस हो जो पूरा बंद हो, और उस बंद सरफेस के भी बाहर नहीं, चार्ज अंदर होना चाहिए। ये है वो दूसरा पॉइंट जो मैंने बोला, स्पेशल केस। हर थ्योरम के साथ ये स्पेशल केस जरूर जुड़ा होता है। ये बात आपको किसी बुक में देखने को या लिखी हुई नहीं मिलेगी, ये मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, जो मैंने इतनी सारी थ्योरम्स मैथ्स में और इतनी सारी थ्योरम्स फिजिक्स में पढ़ी, अपने स्कूल लेवल पर, फिर कॉलेज में, पोस्ट ग्रेजुएशन तक सारी, और बच्चों को फिर वो थ्योरम्स पढ़ाई जब, मैथ्स की भी और फिजिक्स की भी, तो मैंने ये चीज ऑब्जर्व किया कि हर थ्योरम में ये दो स्पेशल बातें जरूर होती हैं। गॉस थ्योरम आपके चैप्टर जो आप बुक से पढ़ोगे, नोट से पढ़ोगे, वहां ये सब कुछ नहीं लिखा, ना ही आपको ये किसी को बताना है, बताना कोई पूछेगा नहीं। ये आपकी पर्सनल नॉलेज के लिए है, और पर्सनल नॉलेज के लिए इसलिए कि अगर ये नॉलेज किसी बच्चे को होती है तो वो थ्योरम को ज्यादा आसानी से समझ सकता है, उसको ज्यादा अच्छी तरह अप्लाई कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, कुछ बच्चे क्या करते हैं, ये आपके पिछले लेक्चर में बताया गया था कि ये एक आपके पास सरफेस है, देख रहे हैं, इस सरफेस को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, और आपसे बोला जाएगा इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल दो जरा। तो बच्चे इलेक्ट्रिक फ्लक्स इससे निकालने के बजाय गॉस थ्योरम यूज करने की कोशिश करने लगते हैं। ऐसा कोई सरफेस, अब देखो ये सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जरूर है, इसका कुछ ना कुछ फ्लक्स होगा, और वो फाइंड आउट आपको करने का तरीका भी बता दिया है, ये फॉर्मूला लिखा हुआ है और ये सब कुछ समझाया था। लेकिन क्योंकि इस सरफेस के अंदर कोई चार्ज बंद नहीं है, और ये ऐसा कोई सरफेस ही नहीं है जो अपने अंदर चार्ज बंद कर सके, तो इसका फ्लक्स गॉस थ्योरम से फाइंड आउट नहीं किया जा सकता। यही बात बच्चे को पता ही नहीं होती, और वो पूरा गॉस थ्योरम पढ़ के निकल भी लेते। तो आपको ये पता होना चाहिए कि गॉस थ्योरम अप्लाई करी कहाँ जा सकती है। ये वैसा ही हुआ कि बच्चे ने पाइथागोरस थ्योरम तो पढ़ ली, लेकिन उसे यही नहीं पता कि पाइथागोरस थ्योरम सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल्स पर ही एप्लीकेबल होती है। वो दुनिया में किसी भी ट्राइंगल की दो साइड देख के उसकी तीसरी साइड निकालने लगता है पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके, तो बेवकूफी कही जाएगी ना उसे। तो याद रखें, गॉस थ्योरम की स्पेशल कंडीशन है, वो आपका काम आसान तो कर रही है कि ना अब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, ना एरिया, ना थीटा, कुछ नहीं, सीधा चार्ज रखो जो अंदर बंद है और डिवाइड कर दो ε0 से, फ्लक्स आ गया,
This is Gauss theorem, easiest way to find out the electric flux, but it can only calculate the electric flux of such a surface which is enclosing a charge. ये फॉर्मूला या ये थ्योरम सिर्फ उन सरफेसेस का फ्लक्स फाइंड आउट कर सकती है जो अपने अंदर चार्ज एनक्लोज करते हैं। ठीक है जी बात। और वो सरफेस कैसा भी हो, किसी भी साइज और किसी भी शेप का हो, उससे भी फर्क नहीं पड़ता। ये सरफेस सिलेंड्रिकल हो, क्यूबिकल हो, क्यूबॉइड हो, स्फेरिकल हो, कैसा भी हो, बस आपको क्या देखना है, इफ अ क्लोज्ड सरफेस S, सरफेस को S से डिनोट कर देते हैं, सरफेस एरिया को A से भी S से भी डिनोट करते हैं। इफ अ क्लोज्ड सरफेस S एनक्लोजेस अ चार्ज Q, अगर कोई क्लोज सरफेस S है जो अपने अंदर Q चार्ज को एनक्लोज करता है या बंद करता है, देन अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम के मुताबिक उसका जो फ्लक्स होगा फाई वो बराबर होगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। तो थ्योरम भी याद हो गई और सारी नॉलेज भी गेन हो गई। अब आपको थ्योरम लिखने के लिए आएगी और साथ में उसका प्रूफ भी करने के लिए आएगा। प्रूफ भी अभी दिखाते हैं। तो थ्योरम बच्चों को याद हो गई। आसान भाषा में याद करोगे तो ट्रांसलेट करना इतना मुश्किल काम नहीं है। हर बच्चा जो 12th में पढ़ रहा है उसको वो ये आसान भाषा में सीखी गई किसी भी कॉन्सेप्ट को, किसी भी थ्योरम को, किसी भी लॉ को ऐसे लैंग्वेज में, इंग्लिश लैंग्वेज में लिख सकता है। इसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक होने का कोई खतरा नहीं होता। तो थ्योरम कहती है कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ अ सरफेस भी लिख सकते हो थ्रू अ क्लोज सरफेस के बजाय, ऑफ अ सरफेस एनक्लोजिंग अ चार्ज, जिसके अंदर चार्ज बंद हो। चार्ज यहाँ बाहर हो तब भी नहीं हो सकता, चार्ज अंदर ही होना चाहिए, इज इक्वल टू 1 by epsilon naught times the magnitude of the charge enclosed, where epsilon naught is the absolute permittivity of free space। इसी फॉर्मूले को, ये जो फॉर्मूला लिखा है, इसी को मैथमेटिकल फॉर्मूले को यहाँ लैंग्वेज में लिखा है बस। तो गॉस थ्योरम सब बच्चों को यहीं पर याद हो जानी चाहिए। आसान भाषा में क्या बोलते हैं, ऐसा कोई भी सरफेस जिसके अंदर चार्ज बंद हो उसका फ्लक्स हमेशा बराबर होगा Q by epsilon naught के, या ऐसा भी बोल देते हैं 1 by epsilon naught टाइम्स द चार्ज। टाइम्स मतलब गुना द चार्ज, गुना करोगे Q1 ज़ा Q आएगा तो फिर से Q by epsilon naught बन जाएगा। तो दो बातें आपने नोट कर ली, गॉस थ्योरम भी पढ़ ली। थ्योरम क्या होती है वो बता दिया। दोनों बातें क्या, गॉस थ्योरम इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट करती है पुराने से आसान तरीके से, और स्पेशल केस क्या है, ये सिर्फ उन्हीं सरफेसेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट कर सकती है जो क्लोज्ड हो और चार्ज उनके अंदर बंद। अब हम चलते हैं इस थ्योरम को प्रूव करने। अभी तो आपको बता दिया कि जी ऐसा ऐसा होता है और ये है उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स, लेकिन ऐसा होता कैसे है, हमें प्रूफ भी चाहिए। हर थ्योरम का आपको प्रूफ दिखाया जाता है। तो चलते हैं गॉस थ्योरम के प्रूफ की तरफ। हेडिंग होगा स्टेट एंड प्रूव गॉस थ्योरम। तो आपको ये पूरा स्टेटमेंट लिखना है और उसका प्रूफ भी करना है। दिखाते हैं प्रूफ ऑफ गॉस थ्योरम। तो ये हम पहुंच गए हैं गॉस थ्योरम को प्रूव करने के लिए, और गॉस थ्योरम को प्रूव करने के लिए हमने लिख दिया है टू प्रूव गॉस थ्योरम। इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए हमने कंसीडर किया है, हमारे पास एक स्फेयर है जिसके अंदर यहां O पॉइंट पर एक प्लस Q चार्ज एनक्लोज्ड है, मतलब अंदर बंद है। एनक्लोज्ड, अंदर होने के लिए वर्ड एनक्लोज्ड यूज किया जाता है। और इस स्फेयर की जो रेडियस है, वो रेडियस हमने सपोज कर ली स्मॉल r। तो हम यहां पर लिखेंगे लैंग्वेज में जो आपके नोट्स में आपके पास मौजूद है, कंसीडर अ स्फेयर ऑफ रेडियस स्मॉल r इनसाइड विच अ चार्ज प्लस Q इज प्लेस्ड। तो ये स्फेयर के अंदर एक चार्ज सेंटर पर प्लस Q प्लेस्ड है। अब हमें ये पता लगाना है कि इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होता है। जब हम इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स पता लगाएंगे
तो वो ऑटोमेटिकली Q/ε0 के इक्वल आ जाएगा। तो हम प्रूव हो जाएगा कि फ्लक्स Q/ε0 होता है। और ये इस सरफेस का फ्लक्स पता लगाने के लिए हम इस स्फेयर में एक चीज कंसीडर करेंगे जो मैं आपको दिखाता हूं। हम कंसीडर करेंगे कि इस स्फेयर में यहां पर ऐसा एक छोटा पोर्शन है स्फेयर के सरफेस पर। पूरा सरफेस S है, S से हमने डिनोट किया पूरा सरफेस, और एक ये छोटा सा पोर्शन हमने कंसीडर कर लिया। ये स्फेयर के सरफेस पर एक छोटा सा इलाका है। पूरा जो स्फेयर है S, उसका सरफेस एरिया, पूरे स्फेयर का सरफेस एरिया S से डिनोट किया गया है, और इस छोटे से स्फेयर का सरफेस एरिया डिनोट करा गया है ds। अगर वो सरफेस आप यहां लेंगे तो एरिया ds ऐसे आएगा। अगर वो स्फेयर आप सरफेस जो आपने छोटा सा लिया है वो यहां लेंगे तो एरिया ds ऐसे आएगा। तो इस पूरे स्फेयर पर अगर आप कोई भी एक छोटा टुकड़ा ले लेंगे तो उसका जो सरफेस एरिया होगा वो उसके सरफेस के नॉर्मली आउटवर्ड होगा। और पूरे स्फेयर को अगर ds, वो पूरे स्फेयर के सरफेस को s से डिनोट करेंगे तो इस छोटे एलिमेंट्री पोर्शन के सरफेस को ds से डिनोट करेंगे। ओके जी बात। तो सबसे पहला काम क्या किया, इस पूरे स्फेयर पर हमने एक छोटा एलिमेंट्री पोर्शन ले लिया। तो इस डायग्राम को थोड़ा सा और प्रेजेंटेबल बनाने के लिए मैंने इस डायग्राम का दूसरा कॉपी यहां बना दिया। ये सिर्फ आपको रफली समझाने के लिए था कि हमारे पास एक पूरा स्फेयर है जिस स्फेयर का रेडियस स्मॉल r है, और पूरे सरफेस, जो स्फेयर का जो सरफेस होता है उस सरफेस को हम s से डिनोट करते हैं, और उस पूरे स्फेयर पर हम एक स्मॉल पोर्शन को कंसीडर कर रहे हैं। तो पूरे स्फेयर का सरफेस अगर s है तो उस छोटे से पोर्शन का सरफेस को ds से डिनोट करेंगे, और वो ds जहां कहीं भी पूरे स्फेयर पर बनेगा उसका एरिया वेक्टर उसके सरफेस के नॉर्मली आउटवर्ड होगा। तो यहाँ पर हमने इसको स्केच को प्रॉपर दिखा दिया है कि आपके पास ये पूरा स्फेयर है, उसके सेंटर पर प्लस q चार्ज है, पूरे स्फेयर का सरफेस s से डिनोट किया गया है। तो उस पूरे स्फेयर के सरफेस पर एक छोटा पोर्शन लिया, और इस छोटे पोर्शन का ये जो ds दिख रहा है ये एरिया वेक्टर है। अब गौर से देखें, इस प्लस q चार्ज की वजह से इस सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी बनेगी, जो मैंने रेड कलर से शो करी है। और उस इलेक्ट्रिक फील्ड को आप कहां से डिनोट करोगे, E से। और वो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी, प्लस q चार्ज है उससे अवे फ्रॉम द चार्ज। तो इस छोटे से सरफेस पर दो आपने वेक्टर बना दिए हैं। एक वेक्टर ds तो इस सरफेस के एरिया को शो कर रहा है, और दूसरा वेक्टर E जो है वो इस प्लस q चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको शो कर रहा है। अब इसका काम खत्म हो गया है, इसलिए ये फालतू का स्पेस जो वेस्ट हो रहा है उसको बचाने के लिए हम ये हटा देते हैं। ये हमने यहां पर कट कर दिया। अब सबसे पहला काम क्या कर रहा हूं मैं, गौर से देखो, मैं फाइंड आउट कर रहा हूं इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ एलिमेंट्री पोर्शन। ये जो छोटा सा ds इस सरफेस पर एक पोर्शन लिया है
उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट कर रहा हूं और मैं डिनोट कर रहा हूं उसको डी फाई से। पूरे सरफेस का फ्लक्स फाई है अगर, तो छोटे टुकड़े का फ्लक्स डी फाई होगा। ये आपको 11th क्लास में भी बहुत डिटेल में बता दिया गया है कि डी, स्मॉल डी जिस अल्फाबेट के पीछे या जिस सिंबल के पीछे स्मॉल डी लग जाता है, उस सिंबल से जो भी कुछ शो किया जा रहा है, रिप्रेजेंट किया जा रहा है, उसका छोटा पोर्शन हो जाता है। तो डी फाई इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ ओनली दिस शेडेड पोर्शन विच इज द स्मॉल पोर्शन ऑफ एस। और उसके लिए हम क्या फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ई डॉट डी एस। ये फॉर्मूला कहां से आया, ये फॉर्मूला आया है आपके पिछले क्लास से। पिछले क्लास मतलब 11th क्लास नहीं, पिछले लेक्चर से। पिछले लेक्चर में बताया गया था कि फ्लक्स को फाइंड आउट करने का तरीका है इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का क्या कर दो, डॉट प्रोडक्ट कर दो, और जिससे कि आपका जो फ्लक्स है वो ई ए कॉस थीटा आ जाता है, और थीटा ई और ए के बीच का एंगल होता है। बस फर्क क्या है, यहाँ फाई की जगह आपने डी फाई कर दिया है क्योंकि छोटे टुकड़े का फ्लक्स निकाल रहे हो। ई तो वैसा का वैसा ही है, और डी एस ए के बजाय इस छोटे टुकड़े का एरिया को शो कर रहा है। तो एरिया को आप ए से भी शो करते हो, एस से भी, एस का छोटा टुकड़ा डी एस है। तो इसी फॉर्मूले से ये फॉर्मूला है। अब आप क्या करोगे, और करके लिखोगे डी फाई इज इक्वल टू ई डी एस कॉस 0। अब मैंने बताया था, यहां लिख रहा हूं सिंस थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। क्यों है ऐसा, क्योंकि यहां गौर से देखो, ये प्लस क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी अवेलेबल लगनी है, इसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते। और डी एस, इस छोटे शेडेड पोर्शन का एरिया भी नॉर्मली आउटवर्ड होना चाहिए, इसमें भी आप कुछ नहीं कर सकते। तो सरफेस के नॉर्मल एरिया वेक्टर हुआ और इलेक्ट्रिक फील्ड भी उधर ही आ गई, तो दोनों का डायरेक्शन सेम हो गया। दोनों का डायरेक्शन सेम होने का मतलब दोनों के बीच में कोई एंगल नहीं बन रहा। एंगल नहीं बन रहा तो एंगल को 0 रख दिया, और cos 0 की वैल्यू होती है 1। तो आपका जो डी फाई आ गया वो आ गया आपका ई और डी एस। cos 0 1 हो गया, तो 1 से मल्टीप्लाई करने पर ये गायब हो गया। ये आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ गया है इस छोटे से सरफेस का। अब हम क्या करते हैं, हम निकालते हैं टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ कंप्लीट सरफेस, जो कि कहलाएगा फाई, और वो होगा इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई। अब ये इंटीग्रेशन का क्या मीनिंग है वो भी समझ लो। आपको बताया ये एक छोटे से सरफेस का फ्लक्स है डी फाई, और इस सरफेस पर ऐसे बहुत सारे छोटे 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 सरफेसेस होंगे। उन सारे सरफेसेस के फ्लक्स को कंबाइन कर देंगे तो पूरे बड़े सरफेस का फ्लक्स आ जाएगा। मैंने बताया था डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में, बच्चों को इस क्लास में भी इलेक्ट्रिक फील्ड वाले चैप्टर में बताया था, वो रिंग के इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए कि डिफरेंशिएशन में पहले एक छोटा पोर्शन लेते हैं, उसकी वजह से फाइंड आउट करने के बाद, वो जो भी क्वांटिटी फाइंड आउट कर रहे हो छोटे पोर्शन की वजह से फाइंड आउट करने के बाद इंटीग्रेशन कर देते हैं। और इंटीग्रेशन करना मतलब सारे छोटे छोटे पोर्शंस को कंबाइन कर देना। यहाँ फाई एक स्केलर क्वांटिटी है तो इंटीग्रेशन सिंपल होगा, यानी कि फाई की वैल्यू इक्वल टू होगी इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस के। इससे आपको एक फॉर्मूला और मिलता है, इस फॉर्मूले को याद रखेंगे। अभी हम डिटेल में इसको लैंग्वेज फॉर्म में बनाएंगे, लेकिन फिलहाल हम अभी अपने प्रूफ पर चल रहे हैं, प्रूफ ऑफ गॉस थ्योरम पर। अब ये फॉर्मूला बाद में आपको डिटेल में समझाएंगे कि क्या कहना चाहता है। फिलहाल हमने क्या किया, कुछ नहीं, इंटीग्रेशन साइन के अंदर जो डी फाई है उसका वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से यहां पुट कर दिया। और इंटीग्रेशन क्यों किया, क्योंकि छोटे टुकड़े का अगर इतना फ्लक्स है तो पूरे सरफेस का फ्लक्स उन सारे छोटे छोटे फ्लक्स को इंटीग्रेट यानी कंबाइन करके आएगा। अब आ जाते हैं हम अपने
अगले पोर्शन पर, ये मैंने बॉक्स में कर दिया जिससे अलग लगे, पता ना चले क्या है। यहां पर लिख रहा हूं वेयर ई का वैल्यू कितना है मालूम, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर। इस पॉइंट पर यहां प्लस क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये फॉर्मूला आपने पिछले चैप्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में बहुत बार पढ़ लिया है कि अगर प्लस क्यू चार्ज की वजह से आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी हो, इलेक्ट्रिक फील्ड इसी की वजह से तो बन रही है, यही सोर्स चार्ज है, तो आप 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखते हो, क्यू चार्ज का वैल्यू और आर चार्ज से वहां तक का डिस्टेंस। तो यहां आएगा देयरफॉर फाई इज इक्वल टू, देयरफॉर फाई इज इक्वल टू, इंटीग्रेशन का साइन एज इट इज लगेगा और ई जो है उसका वैल्यू ये पुट हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये आपने यहाँ ई का वैल्यू यहाँ से पुट कर दिया है और साथ में उसके ds है जिसको एज इट इज नोट कर दिया। तो क्या किया हमने, पहले एक छोटा पोर्शन लिया, उस छोटे पोर्शन का फ्लक्स निकाला और छोटे पोर्शन के फ्लक्स निकालने के बाद उसे इंटीग्रेट कर दिया, पूरे सरफेस का फ्लक्स निकाल रहे हैं हम, और फिर ई की वैल्यू पुट कर दी। अब इंटीग्रेशन का पहला नियम क्या है, जितने भी कांस्टेंट्स हैं सबको बाहर निकाल लो। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट होता है, सबको पता है, इसकी वैल्यू 9 × 10⁻⁹ है। क्यू, ये चार जो अंदर बंद हो गया, ये भी अब फिक्स है, अब इसे आप एक बार रखने के बाद नहीं बदल सकते। और आर स्क्वायर भी, क्योंकि आप इस पूरे स्फेयर पर कहीं पर भी ds लोगे, सबका डिस्टेंस आर ही होगा जो कि स्फेयर का रेडियस होगा, यानी पूरे सरफेस पर सारे ds का डिस्टेंस सेम है, तो आर भी कांस्टेंट है फॉर दिस पर्टिकुलर स्फेयर। इंटीग्रेशन के अंदर सिर्फ बचता है आपका ds। अब यहां गौर से देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ds जो है वो s यानी पूरे स्फेयर का एक छोटा टुकड़ा है जिसका एरिया ds बोला है। तो अगर आप सारे ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़ दोगे यानी इंटीग्रेट कर दोगे, तो आपके पास पूरे स्फेयर का सरफेस एरिया आ जाएगा, यानी पूरे सरफेस का सरफेस एरिया क्या होगा, पूरे स्फेयर का ये होता है। तो इंटीग्रेशन ऑफ ds मींस कंबाइनिंग ऑल द एलिमेंट्री पोर्शंस, या आप सारे एलिमेंट्री पोर्शंस को जोड़ दो, इंटीग्रेट करना मतलब इकट्ठा कर दो। एंड व्हेन यू combine all the elementary portion, you will get the area of the sphere, surface area of the sphere, total surface area of the sphere, which is 4 pi r square। जब आप सारे छोटे छोटे टुकड़ों को कंबाइन कर दोगे तो आपको पूरे स्फेयर का सरफेस एरिया मिलेगा जो कि 4 pi r square होगा। अब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एज इट इज, q अपॉन r स्क्वायर, और ds का इंटीग्रेशन करने पर आपको क्या मिला, 4 pi r स्क्वायर। सिंपल लॉजिक है, जैसे रिंग का एक छोटा एलिमेंट्री पोर्शन dl था, उसका इंटीग्रेशन करने पर आपको पूरे रिंग का सरकमफ्रेंस मिला था, ऐसे ये ds है छोटा सा, इसका इंटीग्रेशन करने पर आपको पूरे स्फेयर का सरफेस एरिया मिला है जो 4 pi r स्क्वायर होता है। तो आपने ds की जगह इंटीग्रेशन करके 4 pi r स्क्वायर लिख दिया। अब बड़ा मजा आता है ये करने में, 4 पाई से 4 पाई है ना, 4 पाई को हिंदी में बोलेंगे तो 4 पाई बोलेंगे, बट सो मत जाना उस पर। 4 पाई से 4 पाई उड़ा दिया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर उड़ा दिया, और अब आपके पास यहां बक्सा बनाता हूं, उसमें लिखूंगा तब आएगा मजा। ये इस लाइन के बाद जो अगली लाइन लिखने वाला हूं मैं, वो है आपका प्रूफ हो जाएगा गॉस थ्योरम। फाई की वैल्यू जो बची है वो क्या बची है, सब कुछ तो गायब हो गया, क्या बची है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जिसके नीचे ये लिखते हुए खुशी का एहसास होता है। आपने क्या किया, आपने पुराने तरीके से E.ds से इस सरफेस का फ्लक्स मालूम किया और सारे वैल्यूज पुट करने के बाद
आपका वही आंसर आया जो आप कह रहे थे कि अगर किसी सरफेस के अंदर चार्ज बंद है तो उसका फ्लक्स सीधा सीधा q बाय एप्सिलॉन नॉट होता है, या 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द टोटल चार्ज एनक्लोज होता है। तो खैर अभी इसका डिस्कशन गॉस थ्योरम में अभी 2-3 एप्लीकेशन बाकी हैं, तो इसका डिस्कशन आगे चलता रहेगा। लेकिन ये 1 कंप्लीट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आज का 3 मार्क्स का क्वेश्चन आपको मिल गया है इस चैप्टर से, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। स्कूल के एग्जाम में प्री बोर्ड वी बोर्ड जो भी कुछ होंगे, अगर उसमें डिस्क्रिप्टिव टाइप आया तो गॉस थ्योरम का स्टेट एंड प्रूव गॉस थ्योरम होगा। तो स्टेटमेंट के लिए आपने अभी देखा था, ये आपकी पूरी स्टेटमेंट है और ये आपका पूरा प्रूव हो गया। अब आपके पास जो नेक्स्ट पोर्शन में बताया जाएगा वो गॉस थ्योरम के एप्लीकेशंस होंगे। 4 एप्लीकेशंस हैं, उनमें से कोई एक एप्लीकेशन भी आ जाता है कभी कभी, अगर स्टेट एंड प्रूव गॉस थ्योरम नहीं आई तो। बाकी एप्लीकेशंस आगे यूज तो होती हैं। अगले क्लास में एक इंपॉर्टेंट चीज और डिस्कस की जाएगी, जिसके लिए बच्चे ये 2 बातें जरूर याद रखना। एक तो फ्लक्स को इस लाइन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और फ्लक्स को इस लाइन से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये बड़ी एक इम्पॉर्टेंट, एक 1 लाइनर चीज आपको इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताया जाएगा, लेकिन वो नेक्स्ट क्लास में बताया जाएगा, क्योंकि स्टेट एंड प्रूव गॉस थ्योरम के बाद सीधे अगर एप्लीकेशन में जाते हैं तो कंफ्यूजन हो जाता है। अब आपसे एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम में मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए इसको अच्छी तरह से वॉच करें, रिवाइज करें, लिखकर इसका प्रैक्टिस करें। बच्चे बिना देखे लिखने की प्रैक्टिस करेंगे स्टेट एंड प्रूव गॉस थ्योरम। तो तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।